हम्म। अब सवाल को जो है अपने सवाल बनाओ। हम्म। तुम सवाल और जवाब का अंतर ही मिटा देते हो। सोचो कि तुम करीबन 5 मिनट से सिर्फ सवाल बोल रहे हो, तो सुनने वाला भी जो है उसमें से कितना समझेगा और कितना उड़ जाएगा इसका भरोसा नहीं है। तो सवाल बेटा पहले एक क्रम में खत्म करो, उसके बाद मैं जवाब पे आता हूँ। हाँ ऐसे सर, सवाल पूछिए ऐसा तो उत्तर दे सकते हैं इसमें। बोलो ना, सुन रहा हूँ। बोलना चाहता हूँ कि जो खतना का रिवाज है इटली में, पर गवर्नमेंट क्या एक्शन ले सकती है, क्योंकि वो अंडर एज में लिया जा रहा है। जो चाइल्ड एज में लेना चाहिए था वो अंडर एज में लिया जा रहा है, और ये चीज शरीयत में नहीं है महिलाओं के लिए। निधि, तुम्हारा क्या कहना था? तुम क्या कर रही थी इस इशू पर? सर 2 मिनट, ये मैंने जहाँ खबर पढ़ी है ना मैं उसको पढ़ लेती हूँ, क्योंकि जहां तक सर ये मैंने खबर पढ़ी थी ना, तो सर ये 6-7 महीने पहले जो अलकायदा वाला कांड नहीं हुआ था उसमें पढ़ी थी, वहां पे हो रही थी ये चीज ज्यादा, सऊदी अरेबिया साइड पे। अभी मुझे इंडिया का नहीं पता कि सर उसमें हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन जब अलकायदा का ये कुछ हुआ था तो उसमें पढ़ी थी मैंने खबर कि वहां पे खतना गर्ल्स का बहुत ज्यादा हो रहा है। ये मैंने न्यूज शेयर भी की थी ग्रुप में ना। ओके। कुल मिलाकर के परवेज का क्वेश्चन ये है कि खतना को लेकर के सरकार क्या कर सकती है। ठीक है ना? अफसाना, तुम्हारा वो कोई? भी गर्ल्स के लिए सर, क्योंकि आई थिंक बहुत। मेरे हिसाब से गर्ल्स और बॉयज का अंतर हम क्यों कर रहे हैं? खतना तो गर्ल्स और बॉयज दोनों का होता है, और दोनों का ही अगर हाँ होता है सर, तो लगभग बट सेम वो एज में ही चाइल्ड एज होता में है। होता है जो। हाँ सर, ऐसा बोल रहा हूँ, वो चाइल्ड एज में होता है, पर जो गर्ल्स वाला है वो अंडर एज में है। आपकी शादी की उम्र के हिसाब से किया जाता है खतना, यानी आपकी शादी होने वाली है गर्ल की तो उस हिसाब से किया जाता है। तो वो चीज के तो लिए मैं बोल रहा वो भी वो तब किया जाता है कि जब लड़की 18 साल की होती है या 19 साल में, बस इतने एज में बताया गया है नहीं सर, वो नहीं जो नहीं नहीं न्यूज नहीं आई थी नहीं, ना। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में इस बात को समझना, इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं जिनको कि करीने से तुम लोग को समझना चाहिए। नंबर पहला क्वेश्चन तो ये है कि इस्लाम में जो शादी की उम्र है वह 18 साल नहीं है। वहाँ पर 18 साल से कम उम्र की लड़की का भी जो निकाह है वह जायज है। ठीक है, नंबर एक। और ये माना जाता है कि जब बायोलॉजिकल चेंज उनके अंदर शुरू हो जाते हैं, यानी कि जिसको कहते हैं कि हम लोग वो कौन सा एक टर्म उसके लिए खास तौर से इस्तेमाल करते हैं कि जब लड़कियों के पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं तो माना जाता है कि दे आर रेडी फॉर द मैरिज। और वो आज की तारीख में 14-15 साल की उम्र में लड़कियों को आने शुरू हो जाते हैं, बल्कि जहाँ पर जो अमीर परिवार के लड़कियां होंगी उनके जो है और जल्दी आएंगे, क्योंकि उनका खान पान जो है उस हिसाब से होता है कि हार्मोन्स जल्दी एक्टिव हो जाते हैं। हालांकि अमीर गरीब दोनों में जो है शुरू हो जाते हैं, अब जल्दी हो जा रहे हैं पहले के मुकाबले। चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उनके हार्मोन्स जो है जल्दी एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इसके पीछे खान पान और तमाम और तरह के जो समाज के व्यवहार हैं वो जिम्मेदार हैं। तो 18-19 की एज का निधि इसमें कोई लेना देना नहीं है। और खतना जो है वो दोनों समय हो सकता है। खतना वो अर्ली एज में भी करा सकते हैं एंड इवन जस्ट बिफोर द मैरिज भी करा सकते हैं। तो परवेज का क्वेश्चन ये है कि इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है। पहले तो मेरे हिसाब से खतना, आप ये समझिए कि गवर्नमेंट को क्यों कुछ करना चाहिए। इज इट रियली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कि सरकार देखे कि कब किसका खतना कब हो रहा है। इसी तरह से कल को कुछ लोग मांग करने लगेंगे कि लड़कियों का कान और नाक छेदा दिया जाता है बाली वगैरह पहनने के लिए, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये तो लड़कियों के राइट्स का वायलेशन है।
पहले एक चीज समझिएगा कि एवरीथिंग, जो सब कुछ होता है, किसी भी देश के जो कानून होते हैं वे कानून कई तरह के होते हैं। बहुत गंभीरता के साथ समझिएगा। इसमें जितने भी इश्यूज पर मैं बात करता हूं तो मैं चाहता हूं कि पूरा जो है सिंसियरिटी के साथ सवालों को समझा जाना चाहिए। उसके जितने डायमेंशन से उन सारे डायमेंशंस पर आप जाइए। और बड़ा अच्छा है कि इस तरह के सवाल आप लोग करते हो, और हम लोगों को इस तरह के सवाल का जवाब जो है ढूंढना चाहिए। और मैं इसका जवाब फिलॉसफी, पॉलिटी, लॉ सभी के अकॉर्डिंग आप लोग को देता हूँ। ठीक है, इसका रिकॉर्ड कर लीजिए ना, ये रिकॉर्ड कर लीजिए। ये जो सवाल पूछा है ना, ये पूरा रिकॉर्ड कर लीजिए, यानी रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए सर। ये ठीक है, पर एक चीज है कि मूछ में अच्छे लग रहे हो है ना? बस लग रहा है कि एक विमल की कमी है। On a very serious note, I just want to conclude this issue. फर्स्ट थिंग कि किसी भी देश में जो बनने वाले कानून होते हैं वो एक पक्षीय नहीं होते हैं, बल्कि कई सारे डायमेंशंस पर काम करते हैं। इन डायमेंशंस में अगर आप देखिए तो लॉ जो होता है वो कई तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग। एक लॉ को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव लॉ, सकारात्मक कानून। सकारात्मक कानून वो होते हैं जो कि एक विशेष वर्ग के जरिए तैयार किए जाते हैं, और इस वर्ग विशेष को हम कानून बनाने की ही जिम्मेदारी देते हैं। इसे आप वर्तमान दौर का सांसद और विधायक भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वर्तमान दौर में कानून बनाने की जिम्मेदारी दी गई। तो जब संसद कोई कानून बनाती है तो ये सकारात्मक कानून कहलाते हैं। इसी तरह से प्रकृति के भी बहुत सारे नियम हैं। जो पैदा होगा वो मरेगा, जो भी पैदा हुआ है उसको खाने का अधिकार होता है, रहने का अधिकार होता है, सोने का अधिकार होता है। तो सच थिंग्स, सच रूल्स, लॉज which are present in the nature, मैं ये नहीं कहूंगा कि which are made by the nature, क्योंकि नेचर ने इंसान की तरफ कोई चीज मेड नहीं किया होगा है। एवरीथिंग हैज बीन इवॉल्व। तो उसे हम नेचुरल लॉ कहते हैं, प्राकृतिक नियम कहते हैं। बहुत गौर से समझिएगा, ये कई जगहों पर आपके काम में आएगा। मेरी बात को आप लोग कहीं पर नोट भी कर लीजिएगा इस तरह से। तीसरा होता है जिसे हम कहते हैं कि केस लॉ या जज निर्णय, जज विधि, निर्णय विधि या केस विधि। जब अदालतें अपना कोई ऐसा फैसला सुनाए जो फैसला नियम के तौर पर बदल जाए तो इसे केस लॉ कहते हैं। जैसे विशाखा गाइडलाइन जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के जरिए बना, तो विशाखा गाइडलाइन किस रूप में बना है? दैट वाज अ लॉ, तो उसे केस लॉ बोलेंगे। अफसाना सुन रही है ना? तू नोट कर रही है? जी सर। हाँ, नोट करते जाना। अनिका, एनी, सब लोग करो, नोट करते जाना मेरी बात को। तो इसको कहते हैं केस लॉ। इसी तरह से एक लॉ होता है जिसे हम कहते हैं डिवाइन लॉ, ईश्वरीय विधि। जो धार्मिक किताबों में या धर्म के अनुसार जो नियम चलते हैं उसे हम ईश्वरीय विधि कहते हैं। जैसे शादी कैसे होगी, तो हिंदू शादी करेगा तो मंगलसूत्र पहना करके आग के साथ फेरे लेगा, और यह शादी वैलिड है तो शादी मानी जाएगी। इसी तरह से मुसलमान तब शादी उसकी निकाह मानी जाएगी जब एक काजी और एक गवाह के सामने लड़का लड़की दोनों तय मेहर एक रकम होती है, इसीलिए
सूरज, हमारी यूपी बिहार में शादीशुदा औरतों को मेहरारू भी कहते हैं। मेहरारू शब्द इसी अरबी भाषा के मेहर की वजह से आया है। जो मेहर की हकदार होती है वही मेहरारू होती है। तो अब देखिए, मेहर मिलता है मुस्लिम महिलाओं को और हिंदू महिलाएं भी मेहरारू हो गई। ये कितनी सामंजस्यपूर्ण हमारे यहाँ की बात है। मेहरारू किसको कहते हैं? तो काजी और गवाह की उपस्थिति में मेहर की तय रकम के बाद ये जरूरी है, होना चाहिए। जो निकाह, लड़का और लड़की 3 बार जब निकाह को कबूल करते हैं, एक एग्रीमेंट में जाते हैं, तब निकाह होता है। ईसाई में जब तक एक दूसरे के सामने लोग जो है किस ना कर लें, कबूल उनके यहाँ भी करना है और कबूल करने के बाद किस करना होता है। मतलब आग लगनी चाहिए, चाहे जहां से लगाइए आप, आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, यहीं से शुरू कर देते हैं, उसके बाद जिंदगी भर आग लगाते रहते हैं। तो ये क्यों माना जाता है? क्या हिंदू 3 बार कबूल कर ले काजी के सामने, हिंदू लड़का लड़की, तो उसका शादी पक्का माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। मुस्लिम लड़का लड़की आग के साथ फेरे लेकर के मंगलसूत्र पहना दे, क्या निकाह माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। इसी तरह से अगर एक हिंदू लड़की ने एक मुसलमान लड़के के साथ इस्लामिक रीति रिवाज से निकाह पढ़ लिया, तो क्या वह वैलिड होगा? नहीं होगा, क्योंकि दोनों का मुसलमान होना जरूरी है। तो ये सब नियम कहां से बन रहे हैं? इन सारे नियमों की जड़ में वह ईश्वरीय विधि है जो धर्म शास्त्रों या धर्म ग्रंथों के हिसाब से चलती है, बदलती भी रहती है। अभी क्वेश्चन है, अभी पहले मैं बात पूरी करूंगा, तुम लोग क्वेश्चन लिख करके रखो, तब मैं बात करूंगा। अदरवाइज ये फिलॉसफी की क्लास जो है इस्लामिक विवाह पर चली जाएगी आज, ठीक है ना। और तो ये ईश्वरीय विधि होगी। हम लोगों ने सकारात्मक विधि देखा, प्राकृतिक विधि देखा, हम लोगों ने केस विधि देखा, हम लोगों ने ईश्वरीय विधि देखा। इसी तरह से एक विधि होती है जिसे हम कस्टम लॉ बोलते हैं, रीति रिवाज विधि या परंपरा विधि। तो दोज लॉज which has been accepted by the society for a long time, for the generations, many generations, those laws will be known as custom law। लंबे समय से मान्य हो तो उसको हम जो है मानते हैं। अब इसका जो है एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसी का एग्जाम्पल खतना है। खतना ईश्वरीय विधि में नहीं आता है, क्योंकि जैसे ये कहते हैं कि शरीयत में नहीं है, नहीं, शरीयत में खतना का उल्लेख है, हदीसों में 1-2 जगहों पर इसका उल्लेख आया है। 1 मिनट परवेज रुक जाओ, मैं अनंत तक ये क्लास नहीं ले जाऊंगा, लेकिन उससे ज्यादा ये स्थानीय ट्रेडिशंस पर डिपेंड करता है। और अगर तो सरकार जो है उसका काम कस्टम्स के साथ बहुत अधिक छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। परंपराएं जब तक नुकसान ना करें, तो क्या यह लड़कियों का अपना मौलिक अधिकार है? पहले तो सवाल ये सिर्फ लड़कियों के खतना पर क्यों है, लड़कों के खतना पर क्यों नहीं है? दोनों के साथ होना चाहिए। ये एक कस्टम है और इससे ये माना जाता है कि तमाम तरह के जर्म्स, बैक्टीरियाज, खतना के पीछे जो मुसलमान साइंटिफिक रीजन देते हैं वो ये कहते हैं कि जैसे हमारी जो स्किन होती है, स्किन के नीचे कुछ जो है जर्म्स, कुछ बैक्टीरियाज, कुछ फंगस जो है वो जन्म लेते हैं। अगर काफी दिनों तक जो है आप ही अपनी बॉडी को साफ ना करिए, खासतौर से आप अपने गुप्तांगों वगैरह को साफ ना करिए, तो आप देखेंगे कि उसके नीचे जो है एक वाइट सी लेयर जमने लगती है, जैसे कि यीस्ट सी होती है वो।
और वो अलग अलग लोगों की बॉडी में अलग अलग मात्रा में हो सकती है, और वो फिर जो है कई सारे लोगों को वह दिक्कत भी पैदा कर देती है। या फिर आप जब जो है नेचुरल कॉल्स को अटेंड कर लेते हैं, उसके बाद आपकी सफाई कैसे होनी चाहिए। तो दोस्त जो मानते हैं कि खतना सही है, उनका ये मानना है कि इससे जो है बॉडी को प्योर रखने में या उसको जो है साफ सुथरा रखने में ज्यादा मदद मिलती है। तो इसलिए उसको उन्होंने ट्रेडिशन के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। जैसे कि हमारे यहाँ हम लोग दाएं हाथ से खाना खाते हैं, चम्मच भी हम लोग दाएं हाथ से ही खाएंगे, लेकर के खाएंगे। तो हमने बहुत सारे ट्रेडिशंस और कस्टम्स एडॉप्ट कर लिए। मुझे नहीं लगता कि इसमें लड़कियों का या लड़कों का कोई जो है राइट ऐसा सीरियस जो है वायलेट होता है। इट्स जस्ट कस्टम और ट्रेडिशन। अगर लोग समझते हैं तो करा लें लोग। मेरे हिसाब से वो शरीर का ऐसा पार्ट है कि उसको रखने या न रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि आइडेंटिटी क्रिएट कर देती है। तो भैया आपका कपड़ा उतार करके आइडेंटिटी को चेक ही क्यों करें? हम एक ऐसा समाज क्यों बना करके रखे हुए हैं? तो मुझे नहीं लगता कि खतना जैसे मुद्दे पर सरकार को इंटरवीन करने की आवश्यकता है। और माँ बाप जब तक बच्चे वयस्क नहीं हो जाते हैं तब तक यह हमारा संविधान भी कहता है कि उनके संबंध में निर्णय उनके माँ बाप ले सकते हैं, उनके भले बुरे के अनुसार ले सकते हैं। तो यहां पर भी वही नियम फॉलो किया जाना चाहिए। मुझे एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रहा कि खतना से दिक्कत क्यों है। अरे हो गई तो ठीक, नहीं हुई तो ठीक। इज इट रियली अ सीरियस मैटर? हाँ परवेज, बहुत इसी पे एक सवाल लूंगा। पर ये चीज मैं स्त्रियों के बारे में बोला क्योंकि उसमें ये अरब देश आते हैं, कुछ कई अरब देश इसको फॉलो करते हैं, बाकी अरब देशों ने उसको नकार दिया है। और यहाँ पे जो समाज है, जो शिक्षित समाज है, जो हमारे यहाँ वोरा पटेल बोला जाता है, वोरा समाज बोला जाता है, जो शिक्षित और एक अच्छा समाज है, जो मुस्लिम में एक अच्छा समाज है, उसको वो फॉलो करता है, उस चीज को वो फॉलो करता है क्योंकि वो सक्षम, आर्थिक रीति सक्षम है और शैक्षणिक। हो गया? मैं बोलूं सबसे पहले तो सर सिर्फ मुस्लिमों में नहीं है सर ये खतना, और ना है उसमें, ये कई धर्मों में और बहुत सारे देश में। और ये तो पहली बार सुनने को मिल रहा है कि पहली बार सुन रहा हूँ कि अन्य किसी धर्म में, अन्य किस धर्म में खतना है। ईसाइयत में भी कहीं कहीं है सर, मैं पढ़ा था एक बार डाउन टू अर्थ में। तो होगा तो बहुत माइनर सेक्शन में होगा ना। हम इसे जो है माइनर हो सकता है, एक रिचुअल के तौर पर अगर कहीं पर जानते हैं। यूएन का रिपोर्ट है सर इस पे, यूएन का रिपोर्ट है। नहीं, यूएन की रिपोर्ट की बात अलग है, मैं यूएन की रिपोर्ट पर नहीं जा रहा हूं। लेकिन हमें किसी चीज को कैसे देखना चाहिए, पहली चीज तो ये समझना चाहिए कि अदर रिलीजन्स के अगर किसी एक छोटे सेक्शन में, आज जैसे आप ही से बात करूं, क्या हिंदुओं में मामा की लड़की या बुआ की लड़की से शादी वैलिड है सर। ये दक्षिण भारत में होता है बहुत सारे समुदाय में। दक्षिण भारत में कुछ जगहों पर है, लेकिन जब हम सपिंड की बात करते हैं हिंदू विवाह विधि में, तो वहां पर फिर ये ऑब्जेक्शनेबल है। कुछ जगहों पर अगर हिंदू धर्म में परंपरा के तौर पर इसको लिया गया तो इसको पूरे हिंदू धर्म के लिए वैलिड तो नहीं बना देंगे ना हम। और इसके आधार पर इस्लाम के लोग या मुसलमान ये तो नहीं कर सकते ना कि देखिए हिंदुओं में भी होता है। हिंदुओं का 80% सोसाइटी इस चीज को नहीं एक्सेप्ट करती है। इसी तरह से किसी सोसाइटी के अगर 10-15% लोग किसी चीज को मानते हैं तो हम ये दावा नहीं कर सकते कि वो सोसाइटी उस चीज को मानती है। ठीक है। दूसरी चीज, ये बात हम लोग सिर्फ हिंदुस्तान के संदर्भ में कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने कहा सरकार क्या कर सकती है। तो मैं और जगह की एग्जांपल्स, अगर आपकी एग्जांपल्स को मैं मान भी लूं, तो अभी जब मैं परवेश का जवाब दे रहा हूं तो उसमें आपका भी जवाब शामिल होगा।
पहली चीज तो परवेज के कहने में कहां गड़बड़ी है। परवेज कह रहे हैं कि कुछ अच्छे समाज जो हैं, कौन सा समाज अच्छा और कौन सा बुरा होता है ये तो गलत शब्द है। आप किसी समाज को अच्छा, अंसारी लोगों का समाज बुरा होता है, सैयद लोगों का समाज अच्छा होता है, इस तरह से मैं जो है चीजों को जो है स्वीकार करूं तो ये तो गलत हो जाएगा। मुझे इस तरह की बात तो नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए। नंबर 2 की चीज, ये तो ठीक वैसे ही हो गया ना कि जैसे हिंदुओं में सवर्ण और दलित की कल्पना है, लगभग उसी कल्पना पर इन्होंने अच्छा समाज बोला, तो ये भी एक तरह का जो है विभाजनकारी है। नंबर 2 की बात जो मुझे इस पूरे जो है समझ में आती है कि अरब देशों में क्या किया जा रहा है, उसके आधार पर हम अपने यहां निर्णय नहीं लेंगे। भारतीय संविधान ने यह तय किया है कि लोग अपने रीति रिवाज, अनुच्छेद अगर हम 29 को उठा करके देखें और अनुच्छेद 25 को भी उठा करके देखें, ये 2 आर्टिकल्स की मदद लीजिए आप, आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 29। तो इन बोथ आर्टिकल्स ये कहा गया है कि लोग अपने ट्रेडिशंस को सुरक्षित रख सकते हैं, अपनी मान्यता के अनुसार चल सकते हैं। ट्रेडिशन हमेशा धार्मिक किताबों के अनुरूप हो यह जरूरी नहीं है ना। तो अरब देशों में क्या हो रहा है, कुछ देशों ने क्या किया, उसके आधार पर इस तरह के निर्णय नहीं लिए जाने चाहिए देश के अंदर। जो निर्णय परंपराओं से बंधे हुए हैं, जो निर्णय स्थानीय महत्व को लेकर के चलते हैं, उन पर निर्णय स्थानीय लोगों के ऊपर ही छोड़ दिया जाना चाहिए। हमें यह देखा जाना चाहिए कि क्या इसकी वजह से मुस्लिम लड़कियों को खतना करा लेने के बाद से कोई दिक्कत आई है क्या आज तक? क्या मुझे एक भी उदाहरण दे सकते हैं कि जिसकी वजह से उनको दिक्कत आई है? सर ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे जब 5% ही मुस्लिम में ऐसा हो रहा है तो उसमें जो दिक्कत आने वाली बात होती है वो बहुत ज्यादा नहीं है। खतना सभी मुसलमानों में होता है। पर लड़कियों की बात कर रहा हूँ, जो लड़कियों की दिक्कत के बारे में, हाँ लड़कों की दिक्कत के बारे में बात कर सकता हूँ, क्योंकि हाँ कई जगह पर मैंने देखा है कि हाँ बच्चे मर भी जाते हैं कुछ फंगस होने के कारण। तो कुछ कान अलग कितने बच्चे को जो है कान में प्रॉब्लम हो गई, फंगस आ गई, कुछ आ गई, तो वो तो अनसाइंटिफिक तरीके से हो रहा है। आप उसको किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर के करा दीजिए। फिर दूसरी एक चीज है कि खतना हो या ना हो, क्या ये वास्तव में आज के समाज में डिबेट का टॉपिक है? इसे हम प्रत्येक माँ बाप के, जैसे शाहरुख खान अपने बच्चे का खतना नहीं करा रहे थे, तो उस समय मुस्लिम समाज ने उनके ऊपर बहुत अधिक प्रेशर बिल्डअप किया। तो मुझे ये लगता है कि ये गलत था। मैं इस तर्क को यूं भी लाना चाहता हूं कि हिजाब पहनना चाहिए या नहीं चाहिए। तो लोग कह रहे हैं कि ईरान में हिजाब जो है औरतें उतार रही हैं, क्या फर्क पड़ता है? मेरे हिसाब से अगर किसी के ऊपर हिजाब थोपा जा रहा है तो भी विरोध होना चाहिए, और किसी का हिजाब जबरदस्ती नोचा जा रहा है तो भी विरोध होना चाहिए। दोनों नहीं होना चाहिए, और यह मुस्लिम समाज के ऊपर छोड़ दिया जाना चाहिए कि वह अपनी चीजों को लेकर के, हमें बातचीत के जरिए इसका रास्ता निकालना चाहिए। एक कानून बनाकर के इस तरह की चीजें खत्म नहीं की जानी चाहिए। बातचीत की जाए, उनके अंदर अवेयरनेस लाई जाए। जैसे हिंदू धर्म में सती प्रथा को लेकर के बड़े काम हुए, हालांकि एक समय कानून बना करके सती प्रथा को खत्म किया गया, लेकिन सती प्रथा ने लोगों को जिंदा मारा है। क्या उसी तरह से विधवा विवाह हिंदू समाज में जो एक अभिशाप माना जाता था, अब धीरे धीरे लगभग सभी यंग एज में अगर कोई लड़की विधवा होती है तो उसकी शादी हो जाती है, तो वो एक प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि हमने सोसाइटी को अवेयर किया। तो हमारे हिसाब से यह मुसलमानों के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वह अपने बच्चों को किस तरह से ग्रो अप करना चाहते हैं।
मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता है कि खतना क्यों एक टॉपिक के रूप में समाज में डिस्कस होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि खतना होने से लड़कियों को कोई फायदा हुआ होगा या लड़कियों को कोई नुकसान हुआ होगा। ये सिर्फ हमारे दिमाग का वहम भर है। जैसे कि पीछे वाले घर के पीछे वाले पीपल पर भूत रहता है, ये एक वहम है। खतना अधिकारों को चुनौती देता है। हाउ इज दैट? कान छिदाना अधिकारों को चुनौती देता है? नहीं। तो जैसे कान छेद दिया वैसे वहां पर भी जो है स्किन का हल्का सा लेयर हटा दिया। छेदा हुआ कान तो दिखता है, खतना तो दिखता भी नहीं। तो उसको लेकर के इतना अधिक जो है हाय हाय क्यों कीजिए, जार जार क्यों कीजिए? अरे यार, जो कर रहे हैं करने दीजिए, जो नहीं कर रहे हैं, ये मेरे हिसाब से ऐसा टॉपिक नहीं है जिस पर कि बहुत। और दूसरे देश में, दूसरे धर्म में क्या हो रहा है, ये चीजों को सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। सूरज, मेरे हिसाब से पूरी तरह से ये माँ बाप के ऊपर छोड़ देना चाहिए और ये उनका अधिकार है कि वह अपने बच्चों को किस तरह के माहौल में बढ़ाना चाहते हैं। जैसे माहौल में बढ़ाना चाहते हैं वो वैसे ठीक है, जब तक कि उनको नुकसान ना हो रहा। अगर नुकसान हुआ है, कोई रिपोर्ट ऐसी है, कोई घटना ऐसी है, तो उस पर बात की जाए, ठीक है। थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि चीजों को अवॉइड कर देना ही ठीक नहीं है। ठीक है, इस इशू पर बात खत्म हो गई। यस सर। और किसी को कुछ कहना यस सर है? सोचो खतना कैसे नो सर टॉपिक हो सकता है। गजब गजब बात है। अफसाना, तुम्हारी क्या राय है इस बारे में? सर मेरा भी यही राय है, मतलब आई एग्री विथ यू सर। ये कोई टॉपिक नहीं है। हुआ हुआ नहीं हुआ छोड़ दो। ये बोहरा पटेल अच्छा समाज है, ये कौन सा तर्क है? सवर्ण दलित वाला तर्क है ये। मूर्ख हर समाज में पाया। सर इसलिए बोला क्योंकि सर इसीलिए नहीं बोला कि एक सक्षम और एक आर्थिक समाज होने के बावजूद नहीं बोली। कोई शिक्षित विक्षित नहीं है। 4 ठो किताब